तो आ जाओ भाई देखते हैं क्या करना है। तो गिवन a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज बिलोंग टू n, कोई सेट a है जिसकी वैल्यू कहां से आ रही है, x सच दैट x की वैल्यू कहां से आ रही है, n से, एंड 3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 6। एंड दूसरा सेट है b, उसके बारे में लिखा गया है x सच दैट x इज बिलोंग टू w एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। फाइंड करना है हमें इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये जो सेट दिया गया है सेट A और सेट B, दोनों को हमें लिखना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। ये लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे तब इसके लिए सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है। तो सेट A है, सेट A है, इसको हमें ध्यान देंगे तो यहां लिखा गया x इज बिलोंग टू n, ठीक है। x इज बिलोंग टू n, x की वैल्यू कहां से आ रही है, नेचुरल नंबर से, मतलब गिनने वाले नंबर से, ठीक है। कितनी आ रही है, कितनी आ रही है वो यहां से पता चलेगा। यहां लिखा गया है 3 इज लेस देन x, x इज लेस देन आर इक्वल टू 6। कितनी आ रही है यहां से पता चलेगा, लिखा गया है 3 इज लेस देन x, x इज लेस देन आर इक्वल टू 6। इतना तो पता चल रहा है कि x की वैल्यू कहां से, x इज लेस देन आर इक्वल टू 6, x की वैल्यू जो है 6 से छोटी और 6 के बराबर, तो यहां तक तो पता चल रहा है कि 6 तक आएगा, लेकिन यहां से अभी पता नहीं चल रहा है कि कितना कहां से शुरू होगा। यहां 3 इज लेस देन x है ना समझ में आ रहा है, इसको उल्टा कर देंगे, x इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको घुमा देंगे तो x की वैल्यू कहां से, 3 से ज्यादा आनी चाहिए, 3 से ज्यादा मतलब 4 से लेके 6 के बीच में, 3 से ज्यादा मतलब 4 से लेके 6 के बीच में आएगी। तो यहां से पता चल गया 4 5 6, ठीक है, 4 5 6, तो ये हो गया A। और यहां लिखा है B के बारे में क्या लिखा गया है, B है सेट, इसके बारे में लिखा गया x सच दैट x इज बिलोंग टू w, x की वैल्यू कहां से आ रही है, x इज बिलोंग टू w लिखा है ना, ठीक है। ये x की वैल्यू कहां से आ रही है, होल नंबर मतलब w से, ठीक है। w मतलब होल नंबर, ऐसा नंबर जिसमें नेचुरल नंबर में अगर होल नंबर को बनाना है तो उसमें 0 इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर लेते हैं, पहले नेचुरल नंबर होता है, डाटा इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। अगर 0 भी इंक्लूड कर लेते हैं तो नेचुरल नंबर क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। इसकी वैल्यू कहां से आने वाली है, होल नंबर से आने वाली है। कितनी आएगी ये पता चलेगा यहां से, ठीक है। x इज लेस देन 4, ठीक है, x की वैल्यू 4 से कम, 4 से कम क्या होता है, 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, 0 भी होगा, क्योंकि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, यहां कहां से आ रही है, होल नंबर से आ रही है। होल नंबर नहीं होता, नेचुरल नंबर होता तो यहां 0 नहीं होता, तो 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें सॉल्व करना है फर्स्ट के लिए, ठीक है, सेट A एंड B इन रोस्टर फॉर्म। सेट A और B को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हमने इस सेट A और सेट B को रोस्टर फॉर्म में तो पहले से ही लिख दिया है, तो ये हो चुका है सॉल्व, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले के लिए, ठीक है, ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले के लिए। क्या लिखा गया है, सेकंड वाले में लिखा गया है A यूनियन B, ठीक है। तो A यूनियन B, ये सेट A और सेट B, A और सेट B का यूनियन हमें निकालना है। तो ऐसे क्या करना है, यूनियन निकालने के लिए हमें दोनों सेट में सभी एलिमेंट को एक बार लिख लेना होगा और किसी भी एलिमेंट को एक भी बार दोहराना नहीं है, ठीक है, दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना है। तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने A यूनियन B को लिख लिया है, ठीक है, और किसी भी एलिमेंट को हमने रिपीट नहीं किया है, तो A यूनियन B निकल गया। और अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाले के लिए। थर्ड वाला क्या है, A इंटरसेक्शन B, ठीक है, A इंटरसेक्शन B हमें सॉल्व करना है। अब इसमें हमें क्या करना है, यूनियन में तो हमने किसी भी सभी एलिमेंट को एक सेट में लिख लिया, लेकिन किसी भी एलिमेंट को दोहराया नहीं। और इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, इसमें जो है सेट A और सेट B में जो एलिमेंट कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। तो सेट A और सेट B में देखेंगे 4 इसमें नहीं है, 5 भी इसमें नहीं है, 6 भी इसमें नहीं है, और 3 सेट B का 3 इसमें नहीं है, 2 भी इसमें नहीं है, 1 भी इसमें नहीं है, 0 भी इसमें नहीं है। तो इसमें सेट A और सेट B में
कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिला। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B में हमें क्या मिला, सिर्फ कुछ नहीं मिला, फाई मिला। ठीक है, तो फाई को सिर्फ ब्रैकेट के कर्ली ब्रेसेस के बाहर लिखेंगे। अगर फाई को कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया, ये एलिमेंट, ये जो है कम से कम एक एलिमेंट बन जाएगा, तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B हमें पता चल गया, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करेंगे फोर्थ वाले के लिए। ठीक है, यहाँ लिखा गया है A माइनस बी। ठीक है, यहां लिखेंगे A माइनस बी। तो A माइनस बी में क्या करना है, सेट A और सेट B को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेट A का ऐसा एलिमेंट जो B में ना हो उसको यहां लिख लेंगे। ठीक है, बस यही करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट B में है ही नहीं, 4 इसमें नहीं है, 5 भी इसमें नहीं है, 6 भी इसमें नहीं है, तो सभी को हम लिख लेंगे 4 5 6। ठीक है, तो ये है फोर्थ का, ठीक है, आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे 5 वाला। 5 वाले में क्या है, B माइनस A दिया गया है, इसमें क्या करना है, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसका जो एलिमेंट इसमें नहीं है यहां लिख लिया, अब B माइनस A में वह लिखेंगे एलिमेंट जो इसका है इसमें नहीं है, उस वाले को लिख लेंगे। क्या है, 0 1 2 3 जितना भी एलिमेंट है इसमें नहीं है, तो सभी को यहां लिख लेंगे 0 1 2 3। तो ये है फिफ्थ का आंसर। ठीक है, कौन सा, B माइनस A। ठीक है, तो आज भाई देखते हैं क्या करना है। तो यहां लिखा गया है इफ P कोई सेट है जिसके बारे में लिखा गया है x such that x is belong to W and 4 is less than or equal to x, x is less than or equal to 8। ठीक है, ये वाला सेट को लिखा गया। दूसरा वाला सेट है Q जिसके बारे में लिखा गया x such that x is belong to n and x is less than 6, और हमें फाइंड करना है इन दोनों को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेट है इसको हमें लिखना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि ये लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। दोनों सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, इसे हमें लिखना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले इस दोनों सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, तब जाके इसके लिए फर्स्ट और सेकंड के लिए सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा गया है, x such that x is belong to W। x is belong to W का मतलब है x की वैल्यू कहां से आ रही है, होल नंबर से। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में जब हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर गिनने के लिए होता है, अगर उसमें 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे तब ये बन जाएगा होल नंबर। ये होता है होल नंबर। ठीक है, गिनने वाले नंबर में 0 इंक्लूड कर लेंगे तो वो बन जाएगा होल नंबर। तो इसमें जो है x की वैल्यू कहां से आ रही है, होल नंबर से आ रही है। और लेकिन आ कितनी रही है वो यहां से पता चलेगा, कहां से, यहां से। तो यहां लिखा गया है 4 इज लेस देन आर इक्वल टू x, x इज लेस देन आर इक्वल टू 8, मतलब 4 से लेके 8 के बीच में आ रही है। 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म में P वाले सेट को हमने लिख दिया। अब है दूसरा वाला सेट, दूसरा वाला सेट है Q। ठीक है, दूसरा वाला सेट है Q। यहां क्या लिखा है, x such that x is belong to n। x की वैल्यू कहां से आ रही है, n से आ रही है। n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब गिनने वाला नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 वो होता है गिनने वाला नंबर। और कितनी आ रही है वो यहां से पता चल रहा है। इसने बोला x इज लेस देन 6, x की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए। x इज लेस देन 6, 6 से कम होनी चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब गिनने वाला नंबर 1 से लेके 6 से कम ही रहेगा, मतलब 5 तक ही रहेगा, 1 से लेके 5 तक। 1 2 3 4 5, यहां तक तो सॉल्व हो गया है ना। सॉल्व का हुआ है, अभी तो सॉल्व करना बाकी है। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व करेंगे। यहां क्या करना है, P यूनियन Q। क्या निकालना है, P यूनियन Q एंड P इंटरसेक्शन Q। तो हमें क्या करना है, पहले हमें निकालना है P यूनियन Q एंड P इंटरसेक्शन Q। तो P यूनियन Q निकाल लेते हैं। यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है संगठित करना। सेट P और Q को इस तरीके से लिखेंगे जिसमें सभी एलिमेंट को एक ही बार में लिख लेंगे, एक एक बार लिखेंगे लेकिन पूरा एक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यूनियन बन जाना चाहिए। ठीक है,
सेट ए और सेट पी और क्यू में जितने सेट है उसको एक एक बार लिख लेंगे, एलिमेंट हैं, ठीक है। तो 1 एक बार लिख लिया, 2 एक बार लिख लिया, 3 एक बार लिख लिया, 4 एक बार लिख लिया, 5 एक बार लिख लिया, 6 एक बार लिख लिया, ठीक है। 4 यहाँ भी तो दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 6 लिख लिया एक बार, 7 लिख लिया एक बार, 8 लिख लिया एक बार, ठीक है। तो ये हो गया P यूनियन Q तैयार हो चुका है, ठीक है। तो ये है P यूनियन Q। अब हमें क्या निकालना है, P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q, ठीक है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इसमें इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट दिया गया उसमें जो जो नंबर कॉमन होगा वो नंबर होगा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो 1 यहाँ है, 1 तो कॉमन नहीं मिला, 2 यहाँ है, 3, 4 कॉमन मिला, 5 कॉमन मिला, 4 और 5 कॉमन मिला, ठीक है। और 6, 7, 8 इसमें भी नहीं है, तो 4 और 5 इसमें कॉमन मिला हुआ है, ठीक है। 4 और 5 यहाँ कॉमन मिला हुआ है, तो ये है P इंटरसेक्शन Q। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले के लिए। क्या लिखा गया है सेकंड वाले में, सेकंड वाले में लिखा गया है इज P यूनियन Q, P यूनियन Q इज अपोजिट प्रॉपर सबसेट। सब प्रॉपर सबसेट लिखा है। सब प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से होता है। प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से होता है, लेकिन इसमें उल्टा लिखा गया है। बुक में भी ऐसा ही लिखा है, इसलिए हमने सीधे सीधे लिख लिया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट प्रॉपर सेक्शन। ये हम बाद में समझेंगे, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अपोजिट प्रॉपर सेक्शन P इंटरसेक्शन Q है कि नहीं ये हमें बताना है। क्वेश्चन मार्क लगाए ना, इज P यूनियन Q अपोजिट प्रॉपर सेक्शन ऑफ P इंटरसेक्शन Q है कि नहीं ये हमें देखना है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता था, जैसे कोई दो सेट हैं A और B, A का सारा एलिमेंट B में होता था, बट B का एक ऐसा एलिमेंट है जो A में कभी नहीं मिल सकता था, तो ये होता था प्रॉपर सबसेट होता था। लेकिन अपोजिट प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा, ये वाला इधर ये हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। आगे सॉल्व करते हैं। P यूनियन Q, P यूनियन Q का क्या मतलब है, ये जो है P यूनियन Q मतलब P यूनियन Q एक बार हमने निकाला था, मिटा दिया, फिर से निकाल देते हैं। P यूनियन Q फिर से लिख देते हैं, मिटा दिया, गलती किया, ठीक है। तो कैसे, सभी को एक बार लिख लेंगे। P यूनियन Q मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब P यूनियन Q हो गया, अब P इंटरसेक्शन Q भी लिख लेते हैं, P इंटरसेक्शन Q, ठीक है। जो कॉमन होगा दोनों में 4 और 5 कॉमन है, ठीक है। तो ये है, तो अब क्या करेंगे, अपोजिट प्रॉपर सबसेट लिखा गया है ना। इसका मतलब ये है कि जब अगर इसका सारा एलिमेंट इसका सारा एलिमेंट इसमें मिलता और इसका सारा एलिमेंट इसमें मिलता, इसका सारा एलिमेंट इसमें मिलता, इसका एक एलिमेंट इसमें नहीं मिलता, तब प्रॉपर सबसेट होता। लेकिन यहाँ इसमें इसका सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है, बस इसका कुछ एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, S लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम क्या लिख देते हैं, S लिख देते हैं, देख लीजिए आंसर। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसमें बोला गया है इफ A कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 5 6 7 8 9 और B कोई सेट है जिसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है X such that 3 is less than X and X is less than 8 and X is belong to W। ये दूसरा वाला सेट है B जिसको सेट बिल्डर में लिखा गया, इसको भी हमें इसकी तरीके से मतलब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड दूसरा वाला सेट है, ये भी जो है लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में और इसको भी हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये इसमें लिखा है X such that X is less than or equal to 5 and X is belong to N। फाइंड करना है हमें ये जितना भी दिया गया है फर्स्ट से लेके फोर्थ तक, इसके लिए हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले
फर्स्ट नहीं, सबसे पहले जो है जो सेट दिया गया है उसको हम जो रोस्टर में लिखा है उसको रहने देते हैं, जो सेट बिल्डर में लिखा है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब इसके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला सेट है ए जिसका एलिमेंट है 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, और दूसरा वाला एलिमेंट है, यहां लिखा गया है x such that 3 is less than x, 3 is less than x and x is less than 8 and x is belong to w। x की वैल्यू कहां से आ रही है? w से। w मतलब क्या होता है? x is belong to w दिया है, w मतलब क्या होता है? w मतलब होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो गिनने वाला नंबर नहीं होता, 2 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक इनफाइनाइट तक, वहाँ अगर उसमें हम 0 इंक्लूड कर ले तो वो नंबर क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। अगर यही हटा दे तो हो जाता है नेचुरल नंबर, मतलब n हो जाता है। बस यही होता है होल नंबर। 0 इंक्लूड कर लेते हैं गिनने वाले नंबर में तो वो होता है होल नंबर। x की वैल्यू कहाँ से आ रही है? इस वाले सेट में होल नंबर से आ रही है, लेकिन कितनी आ रही है वो यहां से पता चलेगा। क्या लिखा गया है? लिखा गया है 3 is less than x, x is less than 8। ठीक है, तो 3 is less than 8 ये नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो अगर इसको अलग से समझ लेते हैं। x अगर इसको पलट दे, ये जो 3 is less than x है इसको पलट दे तो x is greater than 3 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू ये भी वही बात हुई, ये भी वही बात हुई। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 से ग्रेटर हो, x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो 3 से ग्रेटर क्या होगा? 4 होगा, और अब यहाँ तो 4 हो गया, और यहाँ x इज लेस देन 8, x की वैल्यू 8 से कम मतलब 7। तो 4 से लेकर 7 के बीच में जितनी वैल्यू होगी उसको हमें यहाँ लिखना है। तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, नहीं 7 तक ही है। ठीक है, x इज लेस देन 8 से लेस क्या होता है? 7 होता है। तो यहां तक हो गया। दूसरा वाला सेट को हमने लिख दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, और तीसरा वाला सेट है C, इसको हमें भी ये भी सेट रोस्टर में लिख दिया है। तीसरा वाला सेट जो है सेट बिल्डर में लिखा है, इसको भी हमें लिखना पड़ेगा रोस्टर में। C है, और यहां लिखा गया x सच दैट x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। अरे यार लिखना था रोस्टर में ना, तो लिखा गया है x इज बिलोंग टू n, इसमें दिया गया है x सच दैट x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कहां से आ रही है? गिनने वाले नंबर से। x इज बिलोंग टू n दिया गया है ना, x की वैल्यू कहां से आ रही है? गिनने वाले नंबर से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहां तक जाए वो होता है गिनने वाला नंबर, और वहीं से आ रही है। तो कितनी आ रही है वो यहां पता चला। x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 5 के बराबर और 5 से कम आ रही है। x इज लेस देन आर इक्वल, मतलब छोटा भी और बराबर भी। तो 5 x की वैल्यू गिनने वाला नंबर 5 तक आ रही है। ठीक है, और 5 के बराबर भी। अगर सिर्फ ये वाला सिंबल नहीं होता तो 5 से कम मतलब 4 से शुरू 4 तक ही जाता है। तो 1 से लेकर 5 तक पूरा होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो तीनों सेट है, सेट A, सेट B, सेट C, तीनों को हमने लिख दिया है रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, दो सेट था सेट बिल्डर में, उसको भी हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, B और C को। अब हम क्या करेंगे? अब सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन है A यूनियन B एंड A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें निकालना है A यूनियन B। A यूनियन B क्या होगा ये हमें देखना है। तो A और B कहाँ सेट है? A और B दोनों सेट यहाँ है। तो A यूनियन B का क्या मतलब होता है? A यूनियन B का मतलब ये होगा कि जो सेट A और सेट B है सभी को अगर हम कंबाइन कर लेंगे मतलब यूनियन का मतलब एकदम संगठित कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे तो वो जो है यूनियन हो जाएगा। मतलब ये कि सेट A और सेट B में जो नंबर लिखा गया है उसको एक बार लिख लेंगे एक ही बार में। तो कहाँ है? 4 एक बार लिख लेंगे, 5 एक बार लिख लेंगे, 6 एक बार लिख लेंगे, 6 यहाँ है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, 5 यहाँ है लेकिन एक ही बार लिखेंगे, 7 यहाँ है तो एक ही बार लिखेंगे, 8 यहाँ है तो एक ही बार लिखेंगे, 9 है। बस ये हो गया A यूनियन B हो गया। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? एंड A यूनियन B
यूनियन सी निकालना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी तक जो नंबर है उसके आगे यूनियन सी वाला भी कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसको हम ए यूनियन बी तो हमने निकाल लिया है, यूनियन सी इसको मतलब ये वाला सी वाला भी इसमें कंबाइन कर लेंगे। सी वाला कहाँ से शुरू है, 1 से शुरू है, 1 से लेके सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा 9 है, तो 1 से लेके 9 तक पूरी हम गिनती लिख डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 1 यहाँ है, एक बार लिख लिया, 2 यहाँ है, एक बार लिख लिया, 3 4 5 लिख लिया, 5 यहाँ है तो एक ही बार लिखा है यहाँ नीचे, और 4 यहाँ है, यहाँ एक ही बार लिखा है, 5 यहाँ फिर 7 यहाँ है, सब कुछ एक ही बार लिखा है, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी ये हो गया है इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला, ये हो गया है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा गया है, बी यूनियन सी, सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं ना, तो लिख लेते हैं बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसको हमें लिखना है, तो बी यूनियन सी निकालना है। बी और सी कहाँ है, पहले हमें ध्यान देना है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो बी यूनियन सी निकालना है। यूनियन का मतलब ये होगा कि दोनों सेट को हम कंबाइन करेंगे, संगठित करेंगे, दोनों सेट में जो एलिमेंट है उसको एक ही बार में, एक ही सेट में, एक ही बार में लिखेंगे, ठीक है। तो बी यूनियन सी हो गया। बी यूनियन सी क्या होगा, 1 2 3 4 5, 4 और यहाँ 4 और 5 दोनों में है, तो एक ही बार सब लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो गया है बी यूनियन सी, ठीक है। तो बी और सी में से हमने जो निकाला कंबाइन करके वो है 7 तक, 1 से लेके सबसे बड़ा है 7 तक, ठीक है, बीच में एक भी छूटा नहीं है, ठीक है। बी यूनियन सी हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ब्रैकेट में है, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ये कि अब जो है ए यूनियन बी हमने एक बार निकाला था, बी यूनियन सी उसे हम जोड़ दिया था, मतलब ये फर्स्ट वाले में जो निकाला था उसको फिर यहीं लिख देंगे, और क्या होगा। तो कहाँ तक, सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा 9 है, तो 9 तक लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये है इसका सेकंड वाले का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाला यहाँ है, तो लिख लेते हैं थर्ड वाला। क्या लिखा है, इसमें इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इसमें ऊपर वाले में हमने क्या निकाला था, ऊपर वाले में यूनियन 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 निकाला था, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, यूनियन वाले में हम निकाल रहे थे कि जो सेट होता था दोनों, उसमें से जो है सभी सेट के एलिमेंट के सभी को एक एक बार लिख लेते थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो सेट दिया गया होगा, जैसे ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, तो ए और बी में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन में कौन वाला लिखते हैं, इंटरसेक्शन में हम कॉमन वाले को लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट, ठीक है। कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं इंटरसेक्शन वाले में, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए यहां है बी यहां है, तो दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसको निकालेंगे, तो दोनों में देखते हैं कॉमन कौन है। 4 यहां है, इसमें नहीं है, 5 यहां इसमें है, तो 5 मिल जाएगा। 6 यहाँ है, 6 भी कॉमन मिल जाएगा। 7 यहाँ है, 7 भी कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। और 8 नहीं मिलेगा कॉमन, 9 भी कॉमन नहीं मिलेगा, जो जो कॉमन मिला उसको लिख लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, अभी ए इंटरसेक्शन बी में जो ए और बी में जो दोनों कॉमन था उसको हमने यहां लिख लिया। अब की बार क्या करेंगे, ए बी सी तीनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। तो
5 यहाँ देख, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 ही कॉमन होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर जो है तीनों में कॉमन है। 9 जो है हर जगह नहीं है, 4 हर जगह नहीं है, और 7 भी हर जगह नहीं है, तो इसलिए जो है 5 ही ऐसा नंबर है जो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को जो है प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा थर्ड वाले का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या है, लिखा है B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो यही हमें सॉल्व करना है। तो इसमें क्या कहा, B इंटरसेक्शन C निकालना है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, यूनियन में हमने जो है कंबाइन वाला जो सभी में होता है उसको हमें एक ही बार लिखते थे। इंटरसेक्शन में B और C में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। B यहाँ है, C यहाँ है, दोनों में कौन सा कॉमन है, तो B इंटरसेक्शन C निकालना है ना। तो B और C में कॉमन क्या है, 4 यहाँ है, यहाँ है, 5 यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो यही 4 और 5 जो है 4, 5 कर्ली ब्रेसेस में कॉमा लगा के लिखेंगे, ठीक है। तो ये 4 और 5 हमने लिख लिया है। इसके अलावा दो कोई भी कॉमन नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालना है, ठीक है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि A B C तीनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। तो इसमें कौन सा 5 जो है हर जगह कॉमन है, तो 5 ही A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होगा, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो चारों सॉल्व हो चुका है। अब ये बारी है इसकी, इज A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, होगा कि नहीं। हाँ होगा भैया, एस हमें सिर्फ कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ लिख देना एस क्या लिखना है, एस ऐसे ही नहीं लिखेंगे, सॉल्व करके एस लिखेंगे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक करेंगे तब लिखेंगे एस। और इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हम एस लिख देंगे, लेकिन सॉल्व करने के बाद। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले A यूनियन B यूनियन C निकालेंगे, ठीक है। A यूनियन B यूनियन C जैसे इसका निकला था यहाँ लिखेंगे, A यूनियन B यूनियन C यहाँ भी लिखेंगे इक्वल में, दोनों में इसी तरीके से लिखेंगे, दोनों में आंसर जरूर आएगा, और एस भी लिख देंगे, ठीक है। और कैसे निकाला जाता है ये बता ही दिया है, और जिसको नहीं आ रहा है वो कमेंट करके बता सकता है। इन दोनों के लिए हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है गिव व्हेन A इक्वल टू कोई सेट है A, कोई सेट A है जिसका एलिमेंट है 0 1 2 3 4 0 1 2 4 5 है, और दूसरा सेट है B जिसका एलिमेंट है 0 2 4 6 8 है, और C वाला एलिमेंट है C, कोई सेट C है जिसका एलिमेंट है 0 3 6 9 है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सॉल्व करना है फर्स्ट वाले को, A यूनियन B यूनियन C एंड A यूनियन B यूनियन C दैट इज द यूनियन ऑफ द सेट इज एसोसिएटिव। हमें बताना है कि ये जो सेट दिया गया है A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, ये एसोसिएटिव है कि नहीं है। यहाँ एसोसिएटिव का क्या मतलब है, एसोसिएटिव का क्या मतलब है, एसोसिएटिव का मतलब ये है कि जिसे हम हिंदी में साहचर्य बोलते हैं। शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्वेश्चन से नहीं अलग से बता देते हैं एसोसिएटिव क्या होता है। जैसे अगर 4 में 5 को जोड़े और 3 को जोड़े, एक बार इस तरीके से जोड़ दें, ठीक है, एक बार 4 में 5 को जोड़कर 3 को जोड़ दें, या तो 4 को अलग रख के 5 और 3 को जोड़कर फिर बाद में 4 को जोड़े, दोनों तरफ से आंसर वही आएगा, ठीक है। ये होता है एसोसिएटिव। 5 4 9 प्लस 3, इधर क्या हो गया 4 प्लस 5 3 8, ठीक है। ये हो गया 8 4 12, इधर 8 और 4 को ऐड करने में 12 आ रहा है, 9 3 12, यहाँ भी 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है 12 दोनों तरफ आ रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, एसोसिएटिव बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी दिया गया है A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। इसमें भी 3 नंबर, अगर इसको हम A मान ले, इसको B मान ले, इसको C मान ले, इसको A मान ले, इसको B मान ले, इसको C मान ले, इस तरीके से A प्लस B प्लस C हो गया, है ना। इसी तरीके से ये जो है A प्लस B एक ही बार में हो जाएगा, फिर प्लस बाद में C को ऐड किया गया, वही बात हुई, यही है एसोसिएटिव, ठीक है। अगर यहाँ हम प्लस के जगह यूनियन लगा देते तो बस वही बात हो जाती, ठीक है, बात वही हुई, ठीक है। जब 3 सेट्स को ऐड करते हैं
कुछ इस तरीके से, तो हो जाता है एसोसिएटिव। और इसमें करना क्या है, इस तरीके से बस ऐड करना है और लिख देना है, ऐड नहीं करना है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और लिख देना है एस, दिस इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, इसके लिए ए यूनियन ए है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या मतलब है, ए यूनियन बी यूनियन सी सबसे पहले हमें निकालना है। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, तब जाके इसको भी निकालेंगे, एक ही चीज आएगी। ठीक है, फिर ये इसको भी निकालेंगे, एक ही बात होगी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, एक ही बात होगी। अरे चाहे इसको 4 में 5 को ऐड करके प्लस 6 को ऐड करें, या तो 4 को छोड़कर 5 और 6 को ऐड करके बाद में 4 को ऐड करें, एक ही बात होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ यूनियन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब ये होता है संगठन बनाना। ठीक है, तो ए और बी और सी का संगठन बनाना है, तो जो सभी में होगा उसको एक एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो 0 यहां भी है, यहां भी है, तो इसको एक बार इसमें लिख लेंगे 0। ठीक है, 0 1 1 1 नहीं है। ठीक है, तो 1 नहीं लिखेंगे, नहीं सभी को एक बार लिख लेंगे, 0 1 2 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 5 है ना, 5 उधर है, हाँ 5 उधर है, 5 है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 इधर है। ठीक है, यहाँ तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लिख लिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही है। और यहाँ भी वही होगा, कुछ नहीं होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस वही हो गया। तो भैया जब इसका भी वही आया है, नीचे वाले का भी वही आया है, तो हम एस लिख सकते हैं, एस पहले लिख दीजिए, बाद में लिख, कोई फर्क ना पड़ने वाला है। एस ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, लिख सकते हैं। और क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाले में हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स इज एसोसिएटिव। इसमें भी हमें देखना है एसोसिएटिव है कि नहीं। भैया एसोसिएटिव तो जरूर होगा, सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा ही है, सीधे सॉल्व करते हैं सेकंड वाले के लिए। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, सेट ए सेट बी सेट सी, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है उसी को जो है हम लिखते हैं, जो सभी में कॉमन होता है, सेट ए में भी सेट बी में सेट सी में जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। तो इस वाले के लिए क्या होगा, इस वाले के लिए होगा 0, इस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 0 को एक बार लिख लेते हैं सेट में। इसके लिए लिख रहे हैं भैया, 0 लिख लिया। ठीक है, 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 1 को नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ है और यहाँ नहीं है, 2 को नहीं लिखेंगे। 4 यहाँ है और यहाँ नहीं है, नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और 0 तो हर जगह है ना, कुछ और 2 यहाँ है, नहीं है, और 4 नहीं, 6 यहाँ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 0 ही सिर्फ मिलेगा, क्या किसमें, 0 सिर्फ मिलेगा किसमें, इंटरसेक्शन में 0 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 0 सब में है, 0 जो कॉमन होता है वही इंटरसेक्शन में मिलेगा। ठीक है, 0 यहाँ भी है, यहाँ भी था। और इस वाले का क्या होगा, इस वाले का भी वही होगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेट इज एसोसिएटिव, सेट इज एसोसिएटिव। ठीक है भैया, बस एस लिखें या एसोसिएटिव, वो की बात हुई। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। तो आज भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है इफ ए इक्वल टू, कोई सेट है ए जिसकी वैल्यू आ रही है x इज बिलोंग टू w, 5 इज लेस देन x, x इज लेस देन 10, एंड बी में लिखा गया है
बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 3 4 5 6 7, ये जो पहले से ही रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, और ये सेट सी है, ये भी सेट बिल्डर में लिखा गया है, इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके जैसे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। लिखा गया x इज इक्वल टू 2n, n इज बिलोंग टू n एंड n इज लेस देन आर इक्वल टू 4। हमें फाइंड करना है इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जितने भी सेट हैं उनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर में पहले से ही है, रोस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, रोस्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला वाला सेट क्या है, लिखा गया x इज बिलोंग टू w, 5 इज लेस देन x, x इज लेस देन 10, ठीक है। तो x की वैल्यू कहां से आ रही है, w से आ रही है, w मतलब होल नंबर से आ रही है। कितनी आ रही है वो पता चलेगा यहां से, लिखा गया है 5 इज लेस देन x, x इज लेस देन 10, ठीक है। तो यहां तो पता चल रहा है कि x इज लेस देन 10, 10 से लेस क्या होता है, 9 होता है, और यहां जो है नहीं पता चल रहा है कि कितना कहां से शुरू करें, ठीक है। तो यहां लिखा गया 5 इज लेस देन x, अगर इसको हम पलट देंगे x इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कहां से, 5 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर क्या होगा, 5 से ग्रेटर होगा 6, तो 6 से ले 6 और 9 तक आएगी किसकी वैल्यू, सेट ए की वैल्यू, कौन से फॉर्म में, सेट रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। 6 7 8 और 9, ठीक है। तो सेट ए के बारे में हमने लिख लिया, ठीक है। और सेट बी जो है पहले से ही रोस्टर फॉर्म में लिखा गया, तो इसको हम उतार लेते हैं। क्या लिखा है, 3 4 5 6 7, ठीक है। और सेट सी है, सेट सी में क्या लिखा गया है, यहां लिखा गया x की वैल्यू कहां आएगी, 2n के बराबर, मतलब दुगनी आएगी 2n के बराबर। तो सबसे पहले कहां से आएगी, n इज बिलोंग टू n लिखा गया है, ठीक है। स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल n, यहाँ जो ये वाला n है इसका मतलब नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी भी वैल्यू इस सेट में आएगी कहां से आएगी, नेचुरल नंबर से आएगी, ठीक है। कितनी आएगी वो यहां से पता चल रहा है, लिखा है n इज लेस देन आर इक्वल टू 4, x की वैल्यू जो n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू जो है एज 4 से कम और 4 के बराबर, 4 के बराबर मतलब 4 को लेना ही पड़ेगा, और 4 के बराबर कहां से आ रही है, n से आ रही है, मतलब 4 नेचुरल नंबर से, तो गिनने वाला नंबर क्या होगा, 4 3 2 1 1 2 3 4, ये गिनने वाला नंबर है। और कितनी आ रही है, 2n के बराबर, x की वैल्यू 2n के बराबर, ठीक है। 2n मतलब दो, इसको इन सभी को अगर n मान लिया जाए, ठीक है, n इक्वल टू ये है, 2n का मतलब दुगना n हमें करना है, ठीक है। तो 2n करना है, सभी में 2 का मल्टीप्लाई करना है, n है, और सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 6 8 ये आएगा किसका, इसका रोस्टर फॉर्म में, 2 4 6 8, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब एक काम तो हो गया, जितने भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए थे सेट, सभी को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्या है, लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, यहाँ जो सेट ए है उसको यहाँ से हम लिख लेंगे, क्या लिखा है, 6 7 8 और 9, ठीक है। अब इंटरसेक्शन यहाँ लगा देते हैं, बी यूनियन सी को लिख लेंगे। बी यूनियन सी का क्या मतलब है, सेट बी और सेट सी, सेट बी और सेट सी। यूनियन का क्या मतलब है, सेट बी और सेट सी में जो जो एलिमेंट है सभी को लिख लेंगे, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। तो लिख लेते हैं, सेट सी में 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8, सभी को हमने लिख लिया, ठीक है। किसी को हमने रिपीट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं यहाँ 4 यहाँ है, तो 4 को हमने रिपीट नहीं किया, 6 यहाँ 6 को हमने रिपीट नहीं किया, किसी को रिपीट नहीं किया। यूनियन में हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, सभी को एक बार लिखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ इंटरसेक्शन को यहाँ इंटरसेक्शन में निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये ए है, ये बी यूनियन सी है, उसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो सेट इसमें, इस वाले सेट में, इस वाले सेट में जो जो कॉमन रहेगा उसी को लिख लेंगे, वो होगा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आंसर में क्या होगा, आएगा आंसर में
क्या कॉमन क्या है इसमें, 6 इसमें नहीं है, हाँ 6 कॉमन होगा, 6 इसमें है, ठीक है, 6 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 6 कॉमन होगा। 7 भी कॉमन होगा, यहाँ है। 8 भी कॉमन होगा, यहाँ है, ठीक है। 6 7 8, तो ये है इसका, तो ये है इसका फर्स्ट वाले का आंसर 6 7 8, ठीक है। तो आंसर हम एक तरफ लिख लेते हैं क्योंकि मिटा देंगे तो फिर मिलेगा नहीं। ये किसका है, फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, 6 7 8। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट में उस सेट को फिर से लिखना है जो जो इक्वल होंगे, जिसका आंसर इक्वल होगा उस सेट को हमें यहाँ फिर से आंसर में लिखना होगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले के लिए। क्या है लिखा है, B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक है। तो इसमें हमें क्या, सबसे पहले B यूनियन A और B यूनियन C को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो B यूनियन A कहाँ है, B यहाँ, B और सेट A, सेट B और सेट A दोनों का यूनियन क्या होगा, दोनों सेट में जो जो एलिमेंट है सभी को लिख लेंगे, किसी को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो B यूनियन A हो जाएगा 3 4 5 6 7 7 8 और 9, ठीक है। ये हो गया B यूनियन A हो गया, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। और इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा, B यूनियन C निकालना होगा, B और C यहाँ है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में से सभी एलिमेंट को एक बार लिख लेंगे, किसी को रिपीट नहीं करेंगे। हाँ इंटरसेक्शन यूनियन है ना, हाँ यूनियन में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, सभी को एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी तक तो B यूनियन A और B यूनियन C लिख लिया। अब इंटरसेक्शन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। इंटरसेक्शन कैसे है, इंटरसेक्शन का मतलब जो इस वाले सेट में जो कॉमन होगा उसी को एक बार लिख लेंगे। तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 को लिख लिया। 4 यहाँ है, 4 यहाँ, 4 कॉमन है। 5 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, और बस इतना ही। 9 कॉमन नहीं है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये है सेकंड वाले का आंसर, ठीक है। तो B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इसका आंसर ये होगा। सेकंड वाले का आंसर यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें देखना है, अभी जरूरत पड़ेगी। क्यों बताते हैं कब। 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये है सेकंड वाले का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला। फर्स्ट हो गया सेकंड वाला, अब थर्ड वाला हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। इसके बारे में क्या लिखा गया है, लिखा गया है B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। तो B किधर है, B इधर है, तो 3 4 5 6 7 ये लिख लिया। और यहाँ यूनियन A इंटरसेक्शन C, A इधर है, C इधर है, A इंटरसेक्शन C निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ जो N है ये सिंबल इंटरसेक्शन का है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, सेट A और सेट C दोनों में जो कॉमन होगा उसको जो है यहाँ हम लिख लेंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या है A और C में, सेट A और सेट C में 6 कॉमन है, ठीक है। 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 2 तो कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है, 7 भी कॉमन नहीं है, इस वाला इसमें भी नहीं है, 8 कॉमन है, ठीक है। 6 और 8 ये कॉमन मिला। अब हमें क्या करना है, यहाँ है यूनियन का सिंबल, तो हमें यूनियन यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यूनियन क्या होगा, यूनियन का मतलब ये है कि इस सेट में और इस सेट में जो जो एलिमेंट है सभी को एक बार लिख लेंगे, किसी को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। तो सभी को 6 इसमें है, 6 इसमें, उसको रिपीट नहीं किया। 8 इसमें है, इसमें किसी को रिपीट नहीं किया, 6 से लेके 8 तक है। तो ये है
थर्ड वाले का आंसर। तो थर्ड वाले को भी हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाला। क्या है फोर्थ वाले में? लिखा गया है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का मतलब A और B, A इंटरसेक्शन B का मतलब सेट A और सेट B में जो जो कॉमन होगा, सेट A और सेट B में जो जो कॉमन होगा उसको जो है हम लिख लेंगे। तो 6 कॉमन है, ठीक है, ठीक है, 6 कॉमन है, 7 कॉमन है, 8 कॉमन तो नहीं है, 9 भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही मिला और यहाँ यूनियन लगा देंगे A इंटरसेक्शन C। सेट A और सेट C में जो इंटरसेक्शन मतलब इसमें जो कॉमन होगा उसको लिख लेंगे सेट A और सेट C में। तो 2 तो कॉमन नहीं मिल रहा है, 4 भी कॉमन नहीं मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है और 6 कॉमन मिल रहा है, 7 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी सॉरी 6 कॉमन मिल रहा है और 8 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि इसका और इसका है ना सेट A और C का 8 कॉमन मिल रहा है। 2 4 नहीं कॉमन मिला, 6 कॉमन मिला, 8 कॉमन मिला, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। नहीं है, आंसर नहीं है, क्योंकि अभी हमें ये निकालना बाकी है, यूनियन निकालना बाकी है। तो यूनियन का मतलब है सेट A इंटरसेक्शन B, सेट इस वाले सेट में जो जो नंबर है सभी को लिख लेंगे, किसी को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 7 8, ठीक है, 6 7 8 लिख लिया। तो ये है फोर्थ वाले का आंसर, 6 7 8, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब क्या करेंगे? देखेंगे नेम द सेट्स विच आर इक्वल। देखना है कि इन सेट में कौन सा इक्वल है। तो हमने आंसर तो अलग से लिख लिया है, तो इसी में से देख लेते हैं सेट कौन सा इक्वल है। फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला 6 7 8 इसका भी आंसर है, 6 7 8 इसका भी आंसर है। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है इक्वल है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला है A इंटरसेक्शन B यूनियन C और फोर्थ वाला क्या है? A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो फर्स्ट और फोर्थ क्या है? आर इक्वल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट और फोर्थ वाला। ये फर्स्ट वाला है, ये फोर्थ वाला है, दोनों क्या है? इक्वल हैं, क्योंकि दोनों का आंसर फर्स्ट और फोर्थ दोनों का आंसर सेम आया। 6 7 8 इसमें भी आया, इसमें भी आया है, ठीक है। और सेकंड और थर्ड वाला भी क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो सेकंड इधर है, ठीक है। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C। और सेकंड और थर्ड वाला क्या है? B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो इसमें बोला है इफ P कोई सेट है, इसने बोला है P कोई सेट है जिसका फैक्टर ऑफ 13 एंड दूसरा वाला Q सेट है फैक्टर ऑफ 48। फाइंड करना है P यूनियन Q और ये नीचे वाला सब, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? P का फैक्टर निकालना। P जो है, P में जो सेट है उसमें 36 के जितने फैक्टर होंगे वही P के जो है सेट P के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ एक चीज और बताने वाले हैं कि किसी नंबर का फैक्टर कैसे निकाला जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि किसी नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 36 का और 48 का फैक्टर निकाल लेते हैं, तब जाके हम P का एलिमेंट P के सेट में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 36 का फैक्टर निकाल देते हैं। 36 का फैक्टर कैसे निकालोगे आप? 36 1 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 36 आ जाए। तो 1 में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा। फिर 2 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए। 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36, ठीक है। और 3 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए। 12 का 12 3 36, ठीक है।
और 3 के बाद अब क्या आता है 4। 4 में कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। और नंबर 5 में कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए। तो 5 के टेबल में जो है 36 आता ही नहीं है, तो 5 को छोड़ देंगे, सीधे आ जाएंगे 6 में। 6 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। और 7 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए। 7 के टेबल में 36 आता नहीं है, 7 में 5 या 35 आता है, तो 7 के टेबल में आता नहीं है। 8 के टेबल में भी 36 नहीं आता है, 8 चौक 32, 8 5 40। 9 के टेबल में आता है, 9 4 जा 36 आता है, ठीक है। और 10 के टेबल में आता ही नहीं है, 10 के टेबल में आता ही नहीं है कि 36 आ जाए, 10 के टेबल में 36 आता नहीं है। 11 के टेबल में भी 36 नहीं आता है, 12 के टेबल में आता है, ठीक है। 12 9 जा 12 3 36, 12 3 जा 36, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहीं रुक जाना है। क्यों? इसके आगे 12 के आगे 13 14 15 में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि जब नंबर इंटरचेंज हो जाता है, एक बार इंटरचेंज हो जाता है नंबर, तो वहीं रुक जाते हैं, फिर उसके आगे हम फैक्टर नहीं निकालते। जैसे यहाँ देख रहे हैं 12 इंटू 3 है, और यहाँ कहीं देखेंगे तो 3 इंटू 12 है, बस यहीं रुक जाना है। और ये जितना नंबर दिया गया है सभी नंबर को एक बार लिखेंगे, वही नंबर 36 का फैक्टर होगा। जैसे 1 है, एक बार 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, ठीक है। 3 एक बार हो चुका है तो इसको नहीं लिखेंगे, 4 एक बार हो चुका है तो एक बार नहीं लिखेंगे, 6 एक बार हो चुका है तो दूसरी बार नहीं लिखेंगे, 9 एक बार हो चुका है दूसरी बार नहीं लिखेंगे, 12 एक बार हो चुका है दूसरी बार नहीं लिखेंगे। 18 और 36 ये भी जो है फैक्टर हैं, किसके? 36 के, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। P का फैक्टर लिखने को बोला था, तो क्या होगा 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, 9 12, 9 12, 9 12, 18 36, ठीक है। तो ये है P का फैक्टर। और अब निकालेंगे हम Q का। Q जो सेट है उसमें 48 का फैक्टर निकालेंगे, उसका एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 48 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे कि 1 में कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करें 48 आ जाए, तो 48 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 48 आएगा। 2 में कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करें 48 आ जाए, 24 दूना 48, ठीक है। फिर 48 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई, 3 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाए, 3 1 जा 3 16 3 48, 48। और 4 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाए, 4 एकम 4, 5 चौक 48, ठीक है। 5 में कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करें 48 आ जाए। 5 के टेबल में 48 आता ही नहीं है, तो 6 के टेबल में 6 × 48, 6 के टेबल में आता है 6 × 48। 7 के टेबल में, 7 के टेबल में आता है कि नहीं, 7 8 56 नहीं, 7 के टेबल में 7 7 7 42, 7 7 49 नहीं आता है। 8 के टेबल में 8 6 48 आता है। अब यहीं रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ भी नंबर इंटरचेंज हो जाए, 8 × 6 6 × 8 हुआ है, बस यहीं रुक जाएंगे, इसके आगे इसका फैक्टर नहीं निकलेगा। अब वो नंबर लिख लेंगे जो आया हो उसको एक ही बार लिखेंगे, 1 2 3 4 6 8, और 6 एक बार लिखेंगे, 8 एक बार लिखा जा चुका है, 12 16 24 48, ठीक है। ये है। तो Q का जो एलिमेंट होगा, जो Q सेट है उसका एलिमेंट क्या होगा 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8 और 16 24 48, 16 24 48। हमने दोनों सेट का जो है जो फैक्टर है 36 का 48 का निकाल लिया है, और सेट को जो है हमने रोस्टर फॉर्म में उसका एलिमेंट हमने लिख दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट वाला क्या है, P यूनियन Q। अब P यूनियन Q में इसमें क्या होगा, P यूनियन Q में ऐसा होगा इसमें कि सेट P में सेट Q में जो है सभी को जो है एक बार लिखते जाएंगे, किसी को 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तो 1 है, 1 है दोनों में, 2 है दोनों में, 3 है दोनों में, 4 है दोनों में, और 5 तो है नहीं, 6 है दोनों में, 6 है दोनों में, 6 मिल रहा है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है तो एक बार लिख लेंगे, जो 2 बार उसको एक बार लिखेंगे, जो एक बार है उसको एक ना एक बार जरूर लिखेंगे। 8 है, 9 है, 10 तो नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है, 17 नहीं है, 18 है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21, 22, 23, 24 है, 24 है, 25, 6, 27, 28, 29 नहीं है, 30, 31, 32, 34, 35, 36 और 48। ठीक है, यहां तक है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला, P इंटरसेक्शन Q है। सेकंड वाला क्या है? P इंटरसेक्शन Q। अब इंटरसेक्शन में यूनियन में तो क्या होता है, जो 2 बार होता है उसको एक बार लिखते हैं, जो एक बार होता है उसको एक बार तो जरूर लिखते हैं। ठीक है, तो ये यूनियन होता था। और इंटरसेक्शन में क्या होगा? इंटरसेक्शन में जो दोनों में होगा, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है, और यूनियन में क्या होता था, जो दोनों में होता था उसको एक बार तो लिखते ही थे, और जो दोनों में एक बार, जो एक बार होता था उसको एक बार जरूर लिखते थे किसी भी सेट में। इसमें सिर्फ कॉमन वाले को लिखते हैं। ठीक है, तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 12 भी रहेगा। अब सॉल्व करेंगे थर्ड वाले के लिए। क्या है? सेट Q माइनस सेट P। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जो सेट Q में है, तो जो सेट Q का है लेकिन सेट P में नहीं है, सेट Q का ऐसा एलिमेंट जो सेट P में नहीं है उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 1 यहाँ भी है, यहाँ भी, इसको नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ भी नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं लिखेंगे, 6 भी नहीं लिखेंगे, 6 है, 6 भी नहीं लिखेंगे, 8 यहाँ है, इसमें नहीं है तो 8 हम लिख लेते हैं। 12 इसमें है, इसमें है तो 12 नहीं लिखेंगे। 16 इसमें है, इसमें नहीं है तो 16 लिख लेंगे। और 24 इसमें है, इसमें नहीं है। और 48 इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। तो आया भाई, देखते हैं क्या करना है। इसने बोला इफ A इक्वल टू, A कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 6, 7, 8, 9, और B कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 4, 6, 8, 10, और C कोई सेट है जिसको लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको हमें सॉल्व करना है इन तीनों सेट को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है उसको तो ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन एक सेट C है जिसको जो है सेट बिल्डर में लिखा गया है, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तब जाके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाला सेट A को लिख लेते हैं। सेट A में एलिमेंट है 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, और सेट B में एलिमेंट है 4, 6, 8, 10। ठीक है, और सेट C में एलिमेंट है क्या, ये हमें नहीं पता, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, जैसे ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहां लिखा हुआ है x इज बिलोंग टू n। x की वैल्यू कहां से आ रही है? n से आ रही है ना? x की वैल्यू कहां से आ रही है? n से। यहां n का क्या मतलब है? n का मतलब है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं वो होता है नेचुरल नंबर। मतलब इसका जो सेट आने वाला है, नंबर एलिमेंट आने वाला है, नेचुरल नंबर से आने वाला है, गिनने वाला नंबर ही होगा। ठीक है, कितना आएगा वो यहां से पता चलेगा, कितना आएगा वो यहां से पता चलेगा। यहां लिखा गया है 2 इज लेस देन x, x इज लेस देन और इक्वल टू 7। ठीक है, यहां जो है 2 इज लेस देन x लिखा हुआ है।
अगर इसको ये इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 2 लिख सकते हैं। इसको उल्टा कर देंगे तो x इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, और ये जो सिंबल ग्रेटर लेस देन है ग्रेटर देन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा रहेगी। 2 से ज़्यादा मतलब 3, और यहाँ है, और इतने को अगर छोड़ दें तो यहाँ देखेंगे x इज लेस देन आर इक्वल टू 7, x इज लेस देन आर इक्वल टू 7, x की वैल्यू जो लेस रहेगी और इक्वल भी रहेगी 7 से, ठीक है। तो 3 और 7 के बीच में जितने भी नंबर रहेंगे वही इस वाले सेट में लिखा जाएगा, 3 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो यहाँ 3 से लेकर 7 तक जितने नंबर होंगे यहाँ लिखेंगे 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो ये वाला भी रोस्टर फॉर्म में लिखा जा चुका है। अब हमें सॉल्व करना है, तीनों सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में है a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी निकालना है, सेट a माइनस सेट b, सेट a माइनस सेट b, ठीक है। तो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान देना होगा, सेट a का वो एलिमेंट जो सेट b में न हो वही होगा, यहाँ लिखा जाएगा सेट a माइनस सेट b में, ठीक है। तो 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो 6 को नहीं लिखेंगे। 7 यहाँ है, हाँ तो 7 यहाँ लिखेंगे क्योंकि 7 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो वही सब्ट्रैक्ट होगा 7, और 8 यहाँ है तो 8 को नहीं लिखेंगे। 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 7 और 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है a माइनस बी, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, और सेकंड वाला सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में है ये सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करेंगे b माइनस सी, सेट b और सेट b माइनस सेट c, ठीक है। सेट b माइनस सेट c क्या होगा इसका आंसर देखते हैं, b और c, 4 को जो है इसमें भी वही काम करेंगे, सेट b का ऐसा एलिमेंट यहाँ लिखना है जो सेट c में ना मिले। 4 यहाँ है तो 4 को नहीं लिखेंगे, 6 यहाँ है 6 को नहीं लिखेंगे, 8 यहाँ है लेकिन 8 इसमें नहीं है तो 8 को लिख लेंगे, ठीक है। और 10 यहाँ है, इसमें नहीं है तो 10 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड वाले का आंसर, ठीक है। अब थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। थर्ड वाले में क्या है, लिखा गया है b माइनस a माइनस सी, सेट b, थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, सेट b माइनस a माइनस सी, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम a माइनस सी को निकाल लेंगे। सेट a और सेट c क्या है, सेट b को हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। सेट b क्या है, सेट b है 4, 6, 8, 10, ठीक है। सेट b को 4, 6, 8, 10 को हमने यहाँ लिख लिया, माइनस में a माइनस सी, a माइनस सी क्या है, a इधर है c इधर है, तो हमें a माइनस, जैसे a माइनस बी हमने लिखा था कि a का ऐसा एलिमेंट जो b में ना हो, इसी तरीके से a माइनस सी करना है, a का ऐसा एलिमेंट जो c में ना हो, ठीक है। तो a माइनस सी निकालना है ना, a का ऐसा एलिमेंट जो c में ना हो। 6 यहाँ है लेकिन इसमें है तो नहीं लिखेंगे, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है तो 7 को नहीं लिखेंगे, 8 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 9 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, तो 8 और 9 होगा, ठीक है। क्या होगा, 8 और 9, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये निकल गया, अब ये और सेट b माइनस सेट a माइनस सी, ठीक है। तो इतना तो सॉल्व हो गया यहाँ, और ये b है, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, b माइनस a माइनस सी, तो इसमें का ऐसा एलिमेंट जो इसमें ना हो उसको हम यहाँ लिखेंगे, वही होगा आंसर। 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 4 को लिखेंगे, 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 को लिखेंगे, 8 यहाँ है तो 8 को नहीं लिखेंगे, 10 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो 10 को लिखेंगे, ठीक है। तो 4, 6, 10 किसका आंसर है, थर्ड वाले का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। ऑन सॉल्व करेंगे फोर्थ वाला, क्या है, a माइनस बी यूनियन सी, ठीक है, लिखा गया है, तो ये फोर्थ वाला है a माइनस बी यूनियन सी, ठीक है। ये कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं a वाला यहाँ है, a को लिख लेते हैं, सेट a में है 6 माइनस 6, 7, 8 और 9, ठीक है।
और माइनस में लिखा हुआ है बी। बी क्या है यहाँ, बी इधर है, और बी यूनियन सी कैसे होगा, यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, यूनियन में सभी बी सेट बी और सेट सी का जितना भी एलिमेंट है सभी को लिख लेंगे एक ही बार में, किसी को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, सेट बी और सेट सी में। तो क्या हो गया 3 4 5 6 7 8 और 10, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 10, ठीक है। कोई भी एलिमेंट बी और सी में कोई भी एलिमेंट यहाँ जो है रिपीट नहीं करा गया है, ठीक है। तो लिख लिया है 3 4 5 6 7 8 10 लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, यहाँ इतना सॉल्व हो गया यहाँ तक, अब ए ये है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं सेट्स को, तो क्या करते हैं, इसमें सेट ए में का ऐसा एलिमेंट जो सेट ए बी यूनियन सी में नहीं मिले, ठीक है, सेट ए का ऐसा एलिमेंट जो बी यूनियन सी में नहीं मिले, ठीक है। तो वही लिखेंगे 6 यहाँ है, तो सेट 6 को नहीं लिखेंगे, 7 यहाँ है, 7 को नहीं लिखेंगे, 8 यहाँ है और यहाँ है, तो 8 को नहीं लिखेंगे, 9 यहाँ है, और लेकिन इसमें 9 नहीं है, तो ये जो आंसर में क्या होगा, आंसर में होगा इसका 9, ठीक है, ये भी हो गया। अब बाकी है 5 वाला। 5 वाले में क्या है लिखा हुआ है, 5th वाले में लिखा हुआ बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ इंटर बी है, बी कहाँ है, बी इधर है, इसको यहाँ हम लिख लेंगे। बी में क्या है, सेट बी में है 4 6 8 एंड 10, ठीक है, और यहाँ माइनस यहाँ है ए इंटरसेक्शन सी, ए यहाँ है, सी यहाँ है, ए यहाँ है, सी यहाँ है, तो ए इंटरसेक्शन सी। 6 का सारा एलिमेंट इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि सेट ए और सेट सी में जो एलिमेंट कॉमन होगा वही यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी है, तो सेट ए और सेट सी में जो एलिमेंट कॉमन होगा वही हम लिखते हैं। तो 6 यहाँ है, यहाँ भी है, तो 6 लिख लेंगे, 7 यहाँ है, 7 भी लिख लेंगे, और 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, नहीं लिखेंगे, और 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। अभी आंसर नहीं आया है, अभी क्या करना है, बी है, सेट बी है, ए इंटरसेक्शन सी हमने यहां लिख लिया है, सेट बी यहां है, माइनस यहां है, ठीक है। तो 4 अब यह माइनस है ना, अब हमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सेट को, इस वाले सेट को इस वाले सेट से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें का सेट बी में का ऐसा एलिमेंट जो सेट सी में ना हो वही यहाँ लिखेंगे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 यहाँ है, इसमें नहीं है तो 4 लिख लेंगे, 6 यहाँ है, इसमें है तो नहीं लिखेंगे, 8 यहाँ है, इसमें नहीं है तो 8 को लिखेंगे, 10 यहाँ है, इसमें नहीं है तो 10 को लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया है आंसर किसका, बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये है इसका आंसर। ये हो गया है, इसको सॉल्व करेंगे, बी सेट बी माइनस सेट बी, ठीक है, सेट बी माइनस सेट बी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेट बी में से सेट बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। तो सेट बी माइनस सेट बी 5 खाली है, एकदम खाली, 5 का मतलब खाली हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको इस तरीके से लिख देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि कम से कम एक एलिमेंट हो गया, 5 एक एलिमेंट हो जाएगा। जब इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तब ये गलत हो जाएगा, करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ 5 लिखेंगे, ये है इसका आंसर।